नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप अड्डा देख रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। सबसे पहले तो इन सारे डॉक्टर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस वक्त हम जितना भी कृतज्ञता बोध प्रकट कर सकें सारे डॉक्टर्स, सारे मेडिकल स्टाफ के लिए जो इतने मुश्किल वक्त में भारत इस पैंडेमिक से जूझ रहा है, लगातार काम कर रहे हैं, और जो दुनिया के दूसरे देश से भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का परिचय करवा देते हैं दर्शकों का इन डॉक्टर्स से, और उसके बाद आपने जो सवाल भेजे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये हमारी सेकंड राउंड टेबल है। फर्स्ट राउंड टेबल में आपने 4 डॉक्टर्स को सुना और अब ये 5 डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मिलिए डॉक्टर गोविंद माधव से। डॉक्टर गोविंद माधव MBBS MD मेडिसिन और न्यूरोलॉजी का भी इन्होंने कोर्स किया है और इस वक्त ये एम्स के साथ काम कर रहे हैं। सर, आप एम्स दिल्ली में हैं? डॉक्टर गोविंद माधव एम्स ऋषिकेश में हैं आप। ये नया एम्स है जो हमारे देश में बना है, उत्तराखंड में। मैं नाम भी नोट करता जाता हूँ। कई दर्शक मुझसे पूछते हैं कि आप बीच बीच में क्या लिखते रहते हैं। उन दर्शकों के लिए कि मैं, जो डॉक्टर साहब लोग या दूसरे विशेषज्ञ नोट्स बताते हैं, तो अपने भी जो काम की चीजें बताते हैं वो नोट्स में मैं लिखता रहता हूँ। एम्स ऋषिकेश। दूसरे डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर अनुराग कुमार। ये कंसल्टेंट हैं यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। डॉक्टर अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अनुराग दिल्ली से जुड़े हैं। तीसरे डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर सुप्रियम। डॉक्टर सुप्रियम ने MBBS किया हुआ है और फॉर्मर जूनियर रेजिडेंट एट एम्स देवघर। और अभी सर आप कहाँ पर हैं डॉक्टर सुप्रियम? अभी तो मैं मतलब घर पे ही हूँ। मैं अभी ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहा हूँ ऑल ओवर द कंट्री। ऑनलाइन कंसल्टेशन। अच्छा, तो कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करेगा? मेरा नंबर है और मैंने लिंक भी दे रखा है, गूगल फॉर्म है, उसे भर भाई दें तो साहब, मैं अगर कॉल आपका कर लूँ। नंबर हमने बोल दिया तो देख लीजिएगा, फिर आप ये मत कहिएगा कि लल्लन टॉप के चक्कर में मेरा फोन बजना बंद नहीं हो रहा है। कोई ईमेल ID नहीं, वगैरह या कोई और तरीका? लिंक है, उस पे वो फॉर्म भर देने पे मैं मतलब उनसे संपर्क कर लेता हूँ 6 से 9 शाम में। नहीं, कोई आपसे कैसे संपर्क करे डॉक्टर सुप्रियम से? वो लिंक है, उसको भरना है, वो मेरे को मेल आ जाता है। दिव्यांशी और जी, वो उसके लिंक बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। दिव्यांशी हमारे इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं, आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रही होंगी, लेकिन डॉक्टर्स राउंड टेबल के पीछे आप जो भी मेहनत देख रहे हैं उसके पीछे हमारी जो कलीग हैं दिव्यांशी सुमराव, जिनको आप लल्लन टॉप के वीडियोस में भी देखते हैं, उनका हाथ है। चौथे डॉक्टर हैं डॉक्टर दिनकर मिश्र, जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं IGIMS पटना में। डॉक्टर दिनकर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर मत कहिए, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बचपन से आपके फैन है, आपको देख देख के याद अरे आता गुरु, ऐसे मत बोलो। बचपन से लोग कहेंगे कि ये पता नहीं 38 का ही हूं अभी। है। मतलब जब से न्यूज चैनल सर देखना शुरू किए हैं। अच्छा, तो डॉक्टर दिनकर अभी IGIMS पटना से जुड़े हुए हैं और ये नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर हैं, और पल्मनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट, मतलब ये कोविड की वजह से सबसे ज्यादा जो चीज, जो हमारा अंग प्रभावित हो रहा है वो है फेफड़े। तो जो सांस लेने की, श्वास की पूरी प्रक्रिया है, उससे जुड़ी जो चिकित्सा विज्ञान की विधा है, उसकी ये विशेषज्ञ हैं। 5वें डॉक्टर हैं डॉक्टर निपिन बागला, जो इस वक्त इंग्लैंड में है, कैंटबरी में MBBS MD पैथोलॉजिस्ट हैं और ऑटोप्सीज भी कर चुके हैं कई। डॉक्टर निपिन बागला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितना वक्त हो रहा है सर इस वक्त इंग्लैंड में? जब इस समय 11:37 भारत में हम ये रविवार को शाम 4 बजे राउंड टेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं। शुरू करते हैं फिर बातचीत। पहला सवाल आपसे ही है डॉक्टर निपिन बागला जी। ये सवाल है कि कोविड ट्रीटमेंट का इम्प्रूवमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द ऑटोप्सिकल रिजल्ट। एक तो मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप थोड़ा सरल हिंदी में कर दें, इसका तात्पर्य क्या है, ये सवाल आया है, और फिर इसके बारे में बताएं। तो कोविड का जो इवोल्यूशन हुआ है कि जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम, तो उस टाइम ये था कि लोगों को लग रहा था कि ये फेफड़े की बीमारी है, जैसे बाकी वायरल इलनेस में होती है, पर इसमें एक चीज बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ARDS। बेसिकली क्या होता है कि वो
कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से लंग के अंदर दूसरे टाइप का न्यूमोनिया हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट ठीक नहीं होते, तो मेन ट्रीटमेंट उसी का चल रहा था। और उसके बाद जब डेथ्स होनी शुरू हुई तो फिर उन पे हमने ऑटोप्सी करनी शुरू की। तो यहाँ पे जो सिस्टम है कि जो भी हॉस्पिटल में डेथ होती है जिसमें किसी ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया, उसमें ऑटोप्सी की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर कोई किसी की घर पे डेथ हो गई, डॉक्टर्स देख नहीं पाए, तो उसमें ऑटोप्सी कॉरोनर ऑर्डर करते हैं, तो वो हम लोग ऑटोप्सीज करते हैं। तो ऑटोप्सीज के अंदर जो हमको फाइंडिंग्स मिल रही थी उससे काफी सारा चेंज आया कि कैसे ये लोगों को अफेक्ट कर रहा है और उसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो मैंने चीजें देखनी शुरू की, खाली मैंने नहीं, मेरे को भी कोलीग्स ने, और हमने एक बेसिकली दैट इन्फॉर्म द ट्रीटमेंट कि 2-3 चीजें देखी। एक तो मैंने 2 स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम देखे हैं। एक तो जो रैपिडली, जो सडनली लोग की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, कि किसी को कोविड हुआ या उनको नहीं पता था कोविड हुआ, फैमिली में किसी को कोविड हुआ और वो डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाए या 2-3 दिन में उनकी अचानक से ऑक्सीजन लेवल डिप हो गया या किसी और वजह से। और या फिर सर्दी खांसी थोड़ी हुई और फिर सडनली से आपने बोला ऑक्सीजन लेवल डिप हुआ। तो उन लोगों में जो मैंने सबसे कॉमनली देखा है उनमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो उसमें क्या होता है, वो खून के वो बन जाते हैं थक्के, क्लॉट्स बन जाते हैं जी। तो वो जो क्लॉट जाके एकदम जो ब्लड सप्लाई करता है लंग को, जो वेसल्स होती हैं ब्लड वेसल्स, उसके अंदर जाके ब्लॉक कर देता है। तो वो मैंने सबसे कॉमनली देखा। इनफैक्ट आपको एक किस्सा बताऊं तो एक मैंने हस्बैंड वाइफ की ऑटोप्सी की और दोनों की सेम टाइम पे ऑटोप्सी की। तो पहले हस्बैंड की डेथ हुई, नेक्स्ट डे वाइफ की डेथ हो गई और दोनों मेरी टेबल पे आजू बाजू थे। दोनों में मेरे को एग्जैक्टली सेम चीज मिली। तो दोनों में सेम वही खून के थक्के मेरे को लंग की उसमें मिले। तो वो जो, और कुछ मैंने यंग लोगों में किया है उनमें भी एग्जैक्टली सेम चीज मिली। तो जो एक्यूट डेथ हो रही है वो मेनली इस वजह से हो रही है। और दूसरा, जो पेशेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं और जिनको रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे रखते हैं, या तो ऑक्सीजन दे रहे हैं या वेंटिलेटर पे कुछ ना कुछ करके ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो उनके अंदर थोड़ा टाइम होता है तो लंग के अंदर चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस अगर अनफॉर्चुनेटली अगर पेशेंट सर्वाइव नहीं करता तो फिर मैं लंग्स को देखता हूँ, फिर उनके छोटे सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप के नीचे देखता हूँ। तो उसमें जो चीज मेरे को मिलती है वो ये मिलती है कि जो लंग की जो छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बड़ी ब्लड वेसल नहीं, जो छोटी छोटी जो होती हैं, उनके अंदर भी छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं। और उसके साथ में जो दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि जो लंग के अंदर छोटे छोटे गुब्बारे जैसे होते हैं जिसमें हवा भरती है, तो उसके अंदर थोड़ा पानी भर जाता है। उसकी जो गुब्बारे की मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है ऊपर, वो पूरी खराब हो जाती है। और उसके अंदर जैसे अपने को चोट लगती है और पूरा एक इन्फ्लामेशन शुरू हो जाता है चोट लगने से, वो सब वहां पे शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिर जब उसमें हीलिंग होती है, चोट लगी और उसके बाद या तो पूरी ठीक हो गई, दूसरा वहां पे थोड़ा वो स्कार बन जाता है, तो फिर वो लंग में साथ साथ स्कारिंग भी नजर आने लग जाती है। तो उससे फिर 2 चीजें इन्फॉर्म हुई कि अगर आपको लंग के अंदर ये इन्फ्लामेशन कम करनी है तो उसके लिए स्टेरॉइड सबसे अच्छी चीज है। तो फिर वो स्टेरॉइड शुरू हुए। दूसरा ये समझ में आया कि खून के थक्के बन रहे हैं, उससे फटाफट डेथ हो रही है, अचानक डेथ हो रही है। उसके लिए हम दवाई दे सकते हैं जिससे खून के थक्के कम बने, जिसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। तो उससे पहले बहुत सारी अलग अलग अटकलें लगाई जा रही थी, ट्रीटमेंट लगाई जा रही थी। उसके बाद फिर यूके में एक ट्रायल शुरू हुआ, इसको बोलते हैं रिकवरी ट्रायल, लास्ट ईयर। तो हमारा मेरी जो हॉस्पिटल है दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। तो उसके अंदर वही किया उन्होंने, 2-3 आर्म रखे। एक में उस टाइम क्लोरोक्विन की काफी बात चल रही थी, क्लोरोक्विन काम करता है कि नहीं ये, तो वो एक आर्म रखी। दूसरा एंटीवायरल, और एक आर्म में इन्होंने खाली ये रखा कि एंटीकोगुलेंट देना है, स्टेरॉइड देना है और रेमडेसिविर देना, जो कि एक एंटीवायरल है। उसका आई डोंट नो कितना रोल है, बट मेन जो उसका रिजल्ट ये आया, पूरे यूके वाइड ट्रायल था, कि एंटीकोगुलेंट और स्टेरॉइड देते हैं तो उससे जो डेथ रेट है और वेंटिलेटर पे जाने का रेट है वो काफी कम हो जाता है। तो अभी जो सेकंड जो वेव आ रही है, जो यूके में बड़ी एक सेकंड वेव आई थी, अभी खत्म हुई है पिछले महीने, तो उसमें अच्छी बात ये थी कि उनको ट्रीट करना आ रहा था। तो इसमें अब एक तो पेशेंट कम वेंटिलेटर पे जा रहे थे, पहले फटाफट वेंटिलेटर पे डाल रहे थे। और दूसरी अच्छी बात ये है कि अब ये स्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट से जो डेथ रेट है उस पर थोड़ा असर पड़ा है और फायदा हुआ है। तो बेसिकली अगर
एग्जामिन करते हैं तो उससे पता चलता है कि डिजीज कैसे डैमेज कर रही है, और फिर रेट्रोस्पेक्टिवली वी कैन वर्क अ वे बैकवर्ड्स। That's a very important learning you have shared, doctor. डॉक्टर गोविंद माधव, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एम्स ऋषिकेश में हैं, और बाकी डॉक्टर्स के लिए भी ये सवाल है, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन विच आई वांट टू पोस्ट टू एवरीबॉडी, कि एकदम से हम सेकेंड वेव में देख रहे हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन का रेट बहुत ज्यादा है। जो दर्शक इसको देख रहे हैं वो अपने लेवल पे जो एक ऑब्वियस प्रिकॉशंस हैं, मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, ठीक ढंग से मास्क लगाएं, सोशल गैदरिंग, भीड़ वाले इलाकों में ना जाएं, इन सब के अलावा अगर किसी को शुरुआती लक्षण दिखते हैं तो वो क्या करें सबसे पहले, ताकि सब लोगों का ज्यादा। आज मैं थोड़ी देर पहले अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जिनके पति एंकर हैं, टीवी एंकर, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ बुखार है, हम बस ये प्रे कर रहे हैं कि घर पे ही ठीक हो जाए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़े। क्या करना चाहिए लोगों को सबसे शुरुआती लक्षण आने के बाद, डॉक्टर गोविंद माधव? जी, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जैसे कि ओवरऑल अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो 80% लोग तो उसी स्टेज में, इनिशियल स्टेज में, जिसमें कि माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं या हो सकता है सिम्टम ना हो, उसमें खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। उसके पहले हम थोड़ी सी पैथोलॉजी समझें कि वायरस हमारे शरीर में करता क्या है। जी, जैसे कि पहले शरीर में हमारा वायरस अगर एंट्री हुई उसके बाद वो रिप्लिकेट करता है, वायरल रिप्लिकेशन का फेज, जिसे वायरिनिया का फेज कहते हैं, अमूमन 5-7 दिन के लिए ये रहता है। और जिस समय वायरस की वजह से फीवर, बॉडी एक या हेडेक या कफ या माइल्ड कोल्ड के सिम्टम्स या थोड़ी बहुत खांसी, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, 5 से 7 दिन के अंदर में हमारी इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाती है, और उसके बाद आगे के लिए जो प्रक्रिया होती है, शरीर में जो प्रभाव होता है, ये हमारी इम्यूनिटी की वजह से होता है, जिसकी वजह से फिर से ये सारे सिम्टम्स तो आ ही सकते हैं। और 2 मेजर प्रभाव होते हैं कि या तो लंग में, जैसा सर ने बताया कि एक ARDS की संभावना होती है, जिसमें लंग की दीवारें, अगर हम सरल भाषा में कहें कि फेफड़े की दीवारें जिसके थ्रू ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होती है, तो दीवारें मोटी हो जाती हैं, ऑक्सीजन सही तरीके से अंदर नहीं जा पाती हैं। तो एक तो ये संभावना होती है। दूसरी, खून के थक्के बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक कोगुलेशन वाली टेंडेंसी बन जाती है। शरीर में जहां तहां थक्के बन जाते हैं, फेफड़े में सबसे ज्यादा बनते हैं, माइक्रो मैक्रो में छोटे या बड़े दोनों तरह के थक्के बनते हैं, तो ऑक्सीजनेशन प्रभावी होती है, उसके चलते ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे थक्के कहीं और भी जाके जम सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में, हार्ट में या कहीं पे, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं। अब ये इन 2 स्थितियों को हम समझ रहे हैं, पहले जिसमें वायरस डैमेज कर रहा था, दूसरी स्थिति जहां इम्यूनिटी डैमेज कर रही थी। 80% लोगों में पहले स्टेज में ही रिकवरी हो जाती है, इम्यूनिटी उतनी ज्यादा माउंट नहीं होती है। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ऐसी कोई दवाई नहीं है जो उसको सेकंड स्टेज में जाने से रोके। कुछ चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं, अपना हाइड्रेटेड रख सकते हैं अपने आप को, क्योंकि अगर डिहाइड्रेटेड होगा तो ऐसे ही वो कोगुलेशन, मतलब क्लॉटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम पानी प्रचुर मात्रा में पीते रहें, बुखार जितना हो उसको कम करके रखें, और थोड़ी बहुत जो सिम्टोमेटिक मेजर्स होते हैं उसको करें। कुछ दवाइयां हैं यहाँ पे जिसके लिए ऑल्दो हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि कुछ एंटीवायरल ड्रग्स कहते हैं कि वायरल एंट्री या रिप्लिकेशन फेज को रोकते हैं, या प्लाज्मा थेरेपी की बात हो रही है, जिसमें कि जो रिकवर्ड पेशेंट है उनके अंदर जो प्लाज्मा है, वो उनके अंदर एंटीबॉडी की प्रचुर मात्रा है, वो इस स्टेज में अगर दिए जाए तो हो सकता है वायरल रिप्लिकेशन फेज को कम कर दे। ऑल्दो डेटा इसमें लैकिंग है। और यहीं पे एक और बात हम जोड़ना चाहेंगे कि डेटा इससे लैकिंग है बिकॉज प्लाज्मा प्रोडक्शन में किसी फार्मा कंपनी का कोई फायदा नहीं है। तो अब ये सब बात है, क्योंकि नॉर्मली आदमी जो बीमार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, वो प्लाज्मा डोनेट करेंगे और वही किसी आदमी को देना है। तो ऑब्वियसली इसको लेकर के बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुए हैं, जबकि हमारे भारत में सबसे ज्यादा लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है। लेकिन चूंकि डेटा कलेक्शन का सिस्टम हमारे पास नहीं है, तो हमें नहीं पता कि कितना फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जबकि कुछ करना नहीं है, 15 दिन में आज प्लाज्मा दिया, 15 दिन बाद उसका क्या रिजल्ट मिला, जितने लोगों को प्लाज्मा दिया, जितने लोगों को नहीं दिया, क्या आउटकम है, अगर हम डेटा कलेक्ट कर लें तो हमारे पास शायद ज्यादा रोबस्ट एविडेंस मिलेंगे। बिकॉज कुछ स्टडी जो हुए हैं, किसी में नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला है प्लाज्मा थेरेपी के लिए। हाँ, ये हुए कि जो फायदे हुए हैं वो बहुत रोबस्ट नहीं है या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। जबकि कुछ और वायरस हैं जिनमें सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी की बात हुई थी, इबोला या अर्जेंटीना में कुछ ट्रायल हुए थे जिसमें 70% तक रिडक्शन था सीवियरिटी में जाने की संभावना का।
तो मेरे ख्याल से इस चीज को लेकर के थोड़ा डाटा अगर हमारे पास हो तो हम इस चीज को प्रमोट कर सकते हैं कि अर्ली स्टेज से हम एडवांस स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। बाकी पैनिक ना हो, क्योंकि ये बात हम हमेशा जाने कि 80 to 85% लोग सेकेंड स्टेज में नहीं जाते हैं, इसी स्टेज में रिकवर हो जाते हैं। और इसी समय बस मॉनिटर करते रहें कि आप उस कैटेगरी में तो नहीं है जो कि उस स्टेज में जाएंगे। अब ये समझना जरूरी कि वो कौन से लोग हैं जो सेकेंड स्टेज में जाएंगे। सही अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, बट फिर भी जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है, डायबिटीज है, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, पहले से स्मोक कर रहे हैं, या लंग की दमा या अस्थमा की शिकायत रही है आपको, ओल्ड एज में है, या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसी कोई दवाइयां ले रहे हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। एक तो ये उनकी हिस्ट्री के आधार पर मालूम चल जाता है, या ब्लड में कुछ मार्कर हैं जैसे कि इंटरलोकिन 6 या डी डाइमर या CRP, ये कुछ ब्लड टेस्ट है, अगर इनकी मात्रा ज्यादा है तो ऐसी संभावना रहती है कि आप अगले स्टेज में जाने की संभावना ज्यादा होगी। या CT स्कैन अगर कभी करा लिया, हालांकि पहले स्टेज में CT स्कैन कराने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे आपके ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर किसी में CT सीवियरिटी ज्यादा है या कुछ सिम्टम्स आने लगे जैसे सांस लेने में तकलीफ आने लगी, तो आप समझ जाएं कि आप अगले स्टेज में जाने वाले हैं। अगले स्टेज को भी हम 2 चरण में बांटेंगे, एक जिसमें या तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दूसरे वो जो उससे एडवांस स्टेज में है जिनमें कि हाई फ्लो ऑक्सीजन के अलावा मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो रहे हैं। तो दूसरा स्टेज जिसमें कि हल्की फुल्की ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां पे कुछ दवाइयां हैं जो उनको तीसरे स्टेज में जाने से रोकती है, जहां पर कि सर ने अभी बताया कि हम अपनी इम्यूनिटी को कम करें, क्योंकि दूसरा स्टेज हमारी इम्यूनिटी की वजह से हो रहा था, वायरस का यहाँ पे कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पे एंटीवायरल दवाइयां का रोल नहीं है, यहाँ पे हम स्टेरॉइड देते हैं जिसमें डेक्सोना या वाइसोलोन या ओमनाकोटिल जैसी जो भी दवाइयां हैं जो कॉमनली अवेलेबल हैं वो देते हैं। और खून गाढ़ा न हो उसके लिए खून पतला करने वाली जो दवाइयां एंटीकोगुलेंट उनको देते हैं, आइदर इंजेक्टेबल फॉर्म में या अब तो कुछ एडवांस नए एंटीकोगुलेंट आ गए हैं जो टैबलेट फॉर्म में भी उपलब्ध है। और पानी की मात्रा को भरपूर रखें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस से बचें, अपने आप को हाइड्रेट रखें, बुखार को कंट्रोल में रखें और पैनिक में ना आए। 80 से 85% मरीज रिकवर हो रहे हैं बहुत इजीली बिना हॉस्पिटलाइज हुए। जी डॉक्टर अनुराग कुमार। सौरभ जी, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एंशियस ना हो। देयर इज नो रोल फॉर प्रिवेंटिव हॉस्पिटलाइजेशन। कोई भी प्रिवेंशन के लिए बहुत से हमें देखने को मिल रहा है कि लोग खामखा जाके हॉस्पिटल में एडमिशन हो जा रहा है इस डर से कि उनको आगे जाके बेड मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। 80 to 85% लोग बहुत ही मामूली से इन्फेक्शन से रिकवर हो जाते हैं, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, ये माइल्ड इन्फेक्शंस होते हैं। डॉक्टर अनुराग, यहाँ पे मैं जो दर्शकों सर एक चीज ऐड करना चाहेंगे। एक डॉक्टर दिनकर, आई विल कम टू यू। डॉक्टर अनुराग, इसमें मैं एक दर्शक की क्वेरी ऐड कर दूं, देन यू कैन एलेबोरेट फर्दर। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि हम ये कैसे तय करें कि अब हॉस्पिटलाइजेशन का वक्त है, हमारा ऑक्सीजन तो नॉर्मल आ रहा है 92, 93 से लेके 95, 96, 98 तक, लेकिन बुखार नहीं जा रहा है। बुखार 6-7 दिन से लगातार है, दवा खाते हैं उतर जाता है। तो वो डिसाइड कैसे करें कि दिस इज द टाइम व्हेन आई शुड स्पीक टू माय डॉक्टर एंड आई शुड लुक फॉर ऑप्शंस जिससे मैं हॉस्पिटलाइज हो सकूं? देखिए, अगर लोगों को सैचुरेशन नॉर्मल है तो उनको रूटीनली एक 6 मिनट वॉक टेस्ट करना चाहिए। अपना पहले सैचुरेशन देखें पल्स ऑक्सीमीटर में, उसके बाद 6 मिनट की एक नॉर्मल वॉक करें, उसके बाद फिर से सैचुरेशन देखें। मतलब ऑक्सीमीटर पे फिर से रीडिंग लें? हाँ, ऑक्सीमीटर पे फिर से रीडिंग लें। अगर ये सैचुरेशन डिप कर रहा है, 90 से नीचे जा रहा है, या फिर और भी चीजें हैं जैसे कि उनका बुखार परसिस्टेंट है, जा ही नहीं रहा है, 6-7 दिन हो गए हैं, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगी है, उनका कफ बढ़ रहा है, ये सारे सिम्टम्स दिखाते हैं कि उनकी डिजीज प्रोग्रेस कर रही है और उनको हॉस्पिटल केयर की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अगर हॉस्पिटल केयर की आवश्यकता है या नहीं, ये डॉक्टर की सलाह से ही ले। उनको एक किसी ना किसी डॉक्टर से परामर्श में रहना चाहिए। आजकल सभी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, या तो ऑनलाइन है या किसी नियर बाय हॉस्पिटल में है, तो उनको एक डॉक्टर की सलाह से ही सब कुछ करना चाहिए। अपने आप डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मेरे को आज हॉस्पिटल की केयर की जरूरत है और वो हॉस्पिटल के लिए भागने लगे। जी डॉक्टर दिनकर। हाँ, ये जो पहला क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन कि ये जो सेकेंड वेव है वो इतना ज्यादा प्रोमिनेंट क्यों हो रहा है, इसका एक रीजन ये भी है कि जो पहला वेव था उसमें जो एक्सपेरिमेंट था या जो भी डाटा मेरे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से ये था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोविड-19 फैल रहा है।
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कोविड-19, ड्रॉपलेट कहने का ये मतलब हुआ कि अगर हम छींकते हैं, खांसते हैं, उनसे जो भी पार्टिकल निकलती है वो सामने वाला जो बंदा बैठा हुआ है या खड़ा है, उनका जो भी रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जाकर उसको इन्फेक्टेड कर देता था। लेकिन अभी का जो ये दूसरा स्ट्रेन है, ये एरोसॉल मतलब हवा के द्वारा भी जा रहा है और ड्रॉपलेट के भी द्वारा जा रहा है। ड्रॉपलेट में आदमी के आपके पास रहना जरूरी है, मतलब फेस टू फेस होना जरूरी है, आपके पास वो होना चाहिए तो आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। लेकिन अभी जो दूसरा वेव आया है, इसमें क्या है, कोई इन्फेक्टेड बंदा आपके रूम में बैठ के चला गया, कोई और आपका जो है पूरा वेंटिलेटर नहीं है, आपके रूम में वेंटिलेटेड नहीं है रूम, तो वो तब तक घूमता रहेगा जब तक कि वो वायरस पूरी तरह से बाहर निकल ना जाए। तो उनके जाने के बाद भी अगर कोई दूसरी बार अगर वहां पे आ गया तो उसको हो सकता है। इस वजह से भी ज्यादा फैल रहा है। पहले क्या था कि 100 लोग, एक पॉजिटिव केस के संपर्क में अगर 100 लोग आया, उसका अपन आरटीपीसीआर कराते हैं तो 20 to 30% लोग की पॉजिटिव आने की संभावना थी। लेकिन आज के डेट में क्या है, अगर एक लोगों के संपर्क में 100 लोग आया है, उनका आरटीपीसीआर कराते हैं, अपन 40 to 60% पॉजिटिव होने का संभावना उसमें बढ़ गया है। इस वजह से जो है क्वांटिटी काफी ज्यादा एक्सपोज हो रहा है। जी डॉक्टर दिनकर, आपने जो जवाब दिया, मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि ये सेकंड वेव इतनी भयावह क्यों है। डॉक्टर गोविंद माधव, आपसे शुरू करते हैं। दरअसल इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो देना इसलिए भी जरूरी नहीं है क्योंकि इससे हमारे इलाज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्दो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, कुछ म्यूटेशन उसमें हुए हैं जिस म्यूटेशन की वजह से एक वायरस की दूसरे एक आदमी से दूसरे आदमी में जाने की क्षमता बढ़ गई है, चाहे जो भी कारण हो, एरोसोल की वजह से हो या जिस किसी भी वजह से हो। बट ये चीज लोगों में पैनिक ज्यादा क्रिएट कर रहा है और ऐसा नहीं कि नए वायरस के लिए हमारे पास कोई दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो। तो हमारे लिए अभी भी प्रिकॉशन के लिए जो मेजर्स थे वो सेम है, ट्रीटमेंट की मोडालिटी सेम है। ऑल्दो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा डेंजरस है, आईसीयू हॉस्पिटलाइजेशन की और आईसीयू एडमिशन की रेट ज्यादा है। बट एग्जैक्ट डेटा आने से पहले इस चीज पे बोलना एक डर को क्रिएट करने के जैसा है, क्योंकि हमारे ट्रीटमेंट सेम है, हमारे वैक्सीनेशन सेम है, प्रिवेंटिव मेजर सेम है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देना आई थिंक सही नहीं होगा। डॉक्टर निपिन, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? हाँ, मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हुआ, तो जो सेकेंड वेव है इसमें जो आई थिंक वो डॉक्टर अनुराग कुमार ने बोला, और तो जस्ट एलेबोरेटिंग ऑन दैट, तो इसमें एक होता है कि इसका जो इजियर वे टू अंडरस्टैंड इज जो अपना बोलते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इंडिया में, जो बैंक यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट देता नहीं है, पर इंडिया में बढ़िया अकाउंट वो मिलता है, सेविंग्स पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो आई थिंक ये जोक है कि ये सही में बोला गया कि आइंस्टाइन ने बोला था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद कोई बहुत ही अचंभे वाली चीज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास आपने 2% भी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में इंक्रीज करता है। तो आज 2 है, फिर 4 हो जाएगा, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया। तो इस वायरस के साथ भी वही एनिग्मा है। तो जो डेटा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है उसको बोलते हैं आर रेट। सो आर रेट इज सिंपली कि वो किस रेट पे स्प्रेड हो रहा है। तो अगर एक आदमी, तो सपोज एक आदमी अगर एक दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कर रहा है तो आर रेट 1 है। तो अगर आप पॉपुलेशन डेटा देख रहे हो कि भाई आज इतने हैं, कल भी उतने ही है, परसों भी उतने ही है, तो आर रेट जो है वो 1 है। तो आर रेट 1 है तो क्या होगा कि ठीक है बढ़ रहा है, बट वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में नहीं जाएगा। उसके लिए अगर 1.1 भी हो गया, 1.2 भी हो गया, तो वो जो स्टेप अप होता है बहुत क्विक होता है, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में हो रहा है। आज 1.2 है, मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, पर अगर आज 2 है, कल 4, फिर 6, तो वो जो नंबर जो ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली बहुत क्विकली करता है। तो यहाँ पे जो यूके में द वे दे हैंडल्ड इट स्लाइटली डिफरेंटली वाज कि यहाँ पे दे केप्ट आई ऑन 2 थिंग्स, आर रेट और सेकंड वाज द ग्रोथ रेट, क्योंकि कितना इंटरवल है। तो वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उसका मेन एम ये था कि आर रेट हैज टू बी केप्ट बिलो 1। तो अगर आर रेट आपका बिलो 1 है तो सडन एक्सपोनेंशियल राइज नहीं होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स होनी है वो तो होनी ही है, बिकॉज एज यू सेड कि वायरस है, वायरस को भी रोक नहीं सकते। तो ये जो सारे लॉकडाउन मेजर और वो सब थे, दैट इज ओनली टू कीप द आर रेट बिलो 1। और जैसे यहाँ पे आर रेट इंक्रीज हुई उसी टाइम यहाँ पे सडनली केस बढ़ने शुरू किए, दोबारा लॉकडाउन कर दिया, आर रेट को स्लो डाउन किया,
और उसके बाद फिर वापस कंट्रोल में आ गया। तो वो इंडिया में आई डोंट नो कोई आर रेट मॉनिटर कर रहा था कि दैट्स द फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज द रीजन कि वो सडन एक्सप्लोजन होके इतने सारे केसेस सडनली बढ़ रहे हैं। आज 2 हैं, फिर कल उसके डबल, फिर उसके डबल, फिर उसके डबल। इफ यू इमेजिन 10 दिन में जो एक्सपोनेंशियल राइज होता है बहुत 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 बड़ा होता है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपेंड देयर। एंड द सेकंड पॉइंट इज द डेथ रेट। तो डेथ रेट अगर आप देखो स्टैटिस्टिक पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का, जहाँ पे स्टैटिस्टिक इज वेरी वेल मेंटेन्ड, तो यूके का आई कैन से इट इज वेरी वेल मेंटेन्ड, क्योंकि मैं सिस्टम में काम करता हूँ और जो डेथ रिकॉर्डिंग है बहुत एक्यूरेट है यहाँ पे। तो मैं देता हूँ डेथ सर्टिफिकेट्स। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ डेथ्स पर पॉपुलेशन, तो यहाँ की पॉपुलेशन करीब 66 मिलियन है और अभी तक आई थिंक करीब 130,000 डेथ हुई है। तो अराउंड 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलरेडी डाइड। और अगर आप बाकी देखो, यूएस में अबाउट 0.15%, फ्रांस में अबाउट 1.14%। तो बेसिकली अराउंड 0.14 to 0.2% ऑफ द होल पॉपुलेशन इज एक्चुअली डाइड। अगर इंडिया में अगर आप वही करो तो 1.4 बिलियन, दैट इक्वेट्स टू अराउंड 20 बिलियन पीपल। सो यू कैन इमेजिन द स्केल। तो आइदर वहां पे डेटा कम है या फिर कुछ गड़बड़ है, दैट्स वन पॉइंट। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, दे रियलाइज्ड अर्ली ऑन दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। So the whole point of ये lockdown और waves is you realize beginning में कि ये होने वाला है। तो the only reason they keep the R rate down is कि उनको पता है कि जो यहाँ पे नेशनल हेल्थ सर्विस है वो कितना पेशेंट इनटेक कोप कर पाएगी। तो वो ऐसा रखो कि जो पीक है वो इतनी ना बढ़े कि यहाँ पे सिस्टम ओवरवेल्म हो जाए। तो यहाँ पे इसलिए जब सेकेंड वेव भी आई तो हॉस्पिटल्स को कोप, क्योंकि उन्होंने इस ढंग से, so डेथ को बेसिकली टू पुट इट वेरी सॉम्बरली इन अ थोड़ा अगर निराशावादी भाषा यूज करूं तो डेथ को मैनेज किया गया है। ये डेथ रेट होगी बट ऐसे मैनेज करो कि इतना पीक ना आए कि पूरी हेल्थ सर्विसेज ओवरवेल्म हो जाए। तो आई थिंक वहां पे जो मैं सुन रहा हूँ अपने डॉक्टर कोलीग से इंडिया में, वहां पे ऑल दैट हैज हैपेंड इज कि हेल्थ सर्विसेज ओवरवेल्म हो गई है, ट्रीटमेंट वही है, सब कुछ वही है, और वो जो सडन जो पीक आया है उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था सिस्टम, और वो पीक प्रिवेंट करने में थोड़ी दिक्कत हुई है। सॉरी थोड़ा ज्यादा बोल गया बट नहीं, आपको सुनने के लिए बैठे हैं डॉक्टर निपिन। डॉक्टर सुप्रियम, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप टेली कंसल्टेंसी कर रहे हैं और डॉक्टर निपिन ने बोला कि एकदम से बढ़ गया। आपके पास किस तरह की क्वेरी आ रही है कोविड रिलेटेड? ये सबसे पहले तो लोगों में बहुत एंजाइटी है कि सिम्टम आ रहे हैं, टेस्ट नहीं हो रहा है। मतलब ये मैं नॉर्थ इंडिया में मेनली केसेस नॉर्थ इंडिया से ही मेरे आ रहे हैं, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी। और वहां पे सब में एक चीज कॉमन है कि टेस्ट बहुत जगह पे नहीं हो पा रहा है, कहीं आरटीपीसीआर नहीं हो पा रहा है, वो कहीं हो रहा है तो रैपिड एंटीजन हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि पहले तो जैसे ही आपको सिम्टम है तो हमें जानना है कि सिम्टम क्या है। तो बुखार, बदन दर्द, खांसी, जुकाम, आंखों से पानी, डायरिया, ये कुछ भी अगर आपको लग रहा हो तो सबसे पहले तो आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके जो क्लोज हाउस होल्ड है वो भी फिर चांस है उनमें भी इन्फेक्शन होने का। ऑल्दो वो कांटेक्ट में आ चुके होंगे, फिर भी आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं आप उतना मिनिमाइज करें। उसके बाद फिर आप शेड्यूल करें अपना आरटीपीसीआर, जहां पे हो सकता है गो फॉर आरटीपीसीआर, क्योंकि रैपिड एंटीजन के बहुत ज्यादा फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, तो गो फॉर आरटीपीसीआर। कई लोग लेकिन बोल रहे हैं कि आरटीपीसीआर में नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन लक्षण हैं सारे, और सीटी स्कैन में बाद में दिख रहा है कि डैमेज। ये 10-20% केसेस में आरटीपीसीआर भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? तो लोग पूछ रहे कि अब क्या करें, अब तो सिम्टम्स भी हैं और नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो कुछ नहीं, तब भी आप आइसोलेट रहें, और 5 से 7 दिनों बाद कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे सीआरपी, डी डाइमर, इनका आप टेस्ट कराएं कि हो सकता है कि आपको आरटीपीसीआर में नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद अगर वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है, कि हम लोग को मेनली मोर्टेलिटी कम करना है, क्योंकि इसकी कोई दवा तो है नहीं, वो अपने आप अपना कोर्स पूरा करके आप वायरल फ्री हो जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी है कि आपको मोर्टेलिटी कम करना है, तो 1 हफ्ते के बाद जो भी ब्लड टेस्ट हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, ठीक है, उनसे पूछें। उसके बाद वो ब्लड टेस्ट सजेस्ट करेंगे, उसके जो भी रीडिंग्स होंगे उसके हिसाब से आपका अगला ट्रीटमेंट अगर बढ़ा हुआ है तो वो सजेस्ट करेंगे कि सीटी स्कैन करवाएं चेस्ट का, वरना एज इट इज जो अभी घर पे 14 दिन का अपना आइसोलेशन कंप्लीट करके यू विल गेट वायरल फ्री, डिजीज फ्री। डॉक्टर दिनकर, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे?
हाँ सर, हम ये बोलना चाह रहे थे कि जैसे लोग कह रहे हैं ना कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है लेकिन सिम्टम है उसके पास, कुछ केसेस में जो हाँ जो डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल है या ट्रीटमेंट के दौरान हम लोग जो देखते हैं, आरटीपीसीआर कभी भी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। ओके कहने का ये मतलब हुआ आरटीपीसीआर मतलब एक तरह का आप डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मान सकते हैं, उसमें अगर किसी को लग रहा है, दरअसल इसमें सारा खेला सेफ्टी वैल्यू का है, साइकिल थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा और इसको आम आदमी को समझाने वाली भाषा में हाँ मतलब आसान भाषा जो आपका आता है उसमें अगर हम समझाने की कोशिश करें आसान भाषा में, आरटीपीसीआर का मतलब हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो वायरस है अपना कोविड वायरस, वो आरएनए वायरस है। अपने को उससे सिस्टम क्या है, अपने बॉडी का सिस्टम है डीएनए टू आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, दिस इज द बेसिक चेन। बट अब इस केस में क्या है, वायरस के पास आरएनए है, अपने को डिटेक्ट करना है डीएनए, तो रिवर्स करते हैं, आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं, इसीलिए इस टेक्निक का नाम पड़ा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब चेन बनाते चलते बनाते चलते बनाते चलते। अब होता क्या है कि अब आरटीपीसीआर कब नेगेटिव आता है, सिर्फ एक केस में आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है, सैंपल एरर। जब अपन सैंपलिंग एरर करते हैं सिर्फ उसी केस में आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है। Okay. ऐसा नहीं है कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आपका तब आ गया जब आप वायरस से इन्फेक्टेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सैंपलिंग एरर के ही केस में केवल आरटीपीसीआर नेगेटिव आ सकता है जब आप वायरस से इन्फेक्टेड हो। तो अब होता क्या है, जो आरएनए अपन चढ़ाए आरटीपीसीआर करने के लिए, चेन रिएक्शन के लिए, अब उसकी क्वांटिटी माइन्यूट है, काफी कम है, तो 1 को 2 बनाना पड़ेगा, 2 से 4 बनाना पड़ेगा, 4 से 16, 16 to 32, ये चेन रिएक्शन चलता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यही एक पार्ट है जो चलता है। अगर 2 या 3 या 4 या 5 साइकिल चलाने के बाद ही अपने को वायरल डीएनए डिटेक्ट हो गया, वो डीएनए जो आरएनए से बना है, 4-5 साइकिल चलने के बाद ही डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब अपने अंदर वायरल लोड काफी ज्यादा है। अगर अपन 20 बार चलाए, उस साइकिल को 20 टाइम्स मूव कराए, तो हमको एक क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी मिला उसका। इसका मतलब है कि आपके सैंपल में या आपके शरीर में वायरल लोड काफी कम है, जिसकी वजह से 20, 20 या 24 साइकिल चलाने के बाद वायरस डिटेक्ट हुआ, मतलब C2 वैल्यू आपका 20 हो गया। अगर वो मोर देन 30 एंड 35 हो गया, तो ये क्राइटेरिया गाइडलाइन सेट किया हुआ है कि अगर आपका 30 बार साइकिल, 32, 34 बार साइकिल चलाने के बाद भी डीएनए डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो पूरे दिन भर साइकिल नहीं चलाना है, आपको कह देना है कि ये बंदा जो है वो कोविड निगेटिव है। मतलब जितना कम आरटीपीसीआर, मतलब सीटी वैल्यू जितना कम, इन्फेक्शन की संभावना और वायरल लोड उतना ही ज्यादा। ओके, दैट्स अ वेरी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन। मैं डॉक्टर अनुराग आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारी अलग अलग बीमारियां लोगों में पहले से भी होती हैं, खासतौर पे एक शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, कोमॉर्बिडिटीज, है ना, जिसमें बीपी, शुगर, किडनी के इश्यूज, दूसरे यूरोलॉजिकल इश्यूज। उनको किस चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए इस पेंडेमिक के दौरान? देखिए सौरभ जी, कोमॉर्बिडिटीज अगर हम शब्द के अनुसार जाएं, कोई भी ऐसी बीमारी जो हमारे आउटकम को चेंज कर सके, वो कोमॉर्बिडिटी जी। कोविड इन्फेक्शन एक नॉर्मल व्यक्ति को भी हो रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, उसको भी हो रहा है। इन्फेक्शन के चांसेस दोनों में बराबर के हैं, लेकिन आउटकम जिन लोगों में दूसरी बीमारियां हैं उनमें अलग हो सकते हैं। और ये जितनी ज्यादा बीमारी होती है उतना ज्यादा इनमें चांसेस बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी को एक बीमारी है और दूसरी है, तो वो एडिटिव नहीं होता, वो मल्टीप्लाई होता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, जो लोग मान लीजिए कैंसर के पेशेंट हैं, कीमोथेरेपी पे हैं, जिन लोगों को पहले किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको ऐसी दवाइयां चल रही हैं जो कि उनके इम्यून सिस्टम को दबाया जा रहा है, इन सब लोगों में कोमॉर्बिडिटीज हैं और इनका आउटकम चेंज हो सकता है। इनमें हम देखते हैं कि बीमारी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर गोविंद, मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ। ये सवाल, एक सवाल पूछा गया, और चूंकि आप एम्स से जुड़े हैं, कई लोगों ने ये पूछा कि कॉस्ट इफेक्टिव कैसे रखें ट्रीटमेंट को, क्योंकि अभी आज की तारीख में कई हम लोग इस तरह की रेमडेसिविर इतना महंगा मिल रहा है, ये ऐसा हो रहा है। लॉन्ग रन में क्या विजन है जो देश को अपनाना चाहिए, देश के एस्टेब्लिशमेंट को अपनाना चाहिए
कॉस्ट अगर हम कम करना चाहें तो तीनों लेवल पे हमें करना चाहिए कि पहली बात की डायग्नोसिस के पार्ट पे या मॉनिटरिंग के पार्ट पे, दूसरा ट्रीटमेंट के पार्ट पे और तीसरा रिहेबिलिटेशन के पार्ट पे। तीनों पार्ट पे हम आते हैं धीरे धीरे जी। जैसे पहली बार हुआ कि हम कैसे जाने कि किसी को बीमारी है, उसके लिए लोग पल्स ऑक्सीमीटर घर में रख रहे हैं, पर जरूरी नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, 700 रुपए की मिलने वाली पल्स ऑक्सीमीटर 2000-2500 तक जा रही है। क्या बिना पल्स ऑक्सीमीटर के हम जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? कुछ आसान से तरीके हैं, जैसे एक आदमी 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है, ये कोई भी गिनती कर सकता है। अगर बीमारी के साथ ये गति बढ़ती जा रही है कि नॉर्मल 20 तक आप ले रहे थे, अब 24 हो रही है, 26 हो रही है, 30 हो रही है, ये सिंपल है, इसके लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है, तो आप जान सकते हैं कि किसी में बीमारी की सीवियरिटी बढ़ रही है जी। दूसरा तरीका, आप उससे भी आसान तरीका कि आप एक बार में बिना सांस तोड़े एक सांस में कितनी गिनती गिन सकते हैं, जिसे हम सिंगल ब्रेथ काउंट बोलते हैं। आप अभी 25 तक गिन रहे थे, बाद में आप 20 तक गिन रहे हैं, 15 तक गिन रहे हैं, मतलब आपकी बीमारी बढ़ रही है, आपको पल्स ऑक्सीमीटर की जरूरत नहीं है, आप जा करके एडमिट हो जाएं। तो हम कब जाने की बीमारी सीरियस होने के लिए है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट को घटा सकते हैं। दूसरी बात, जब माइल्ड सिम्टोमेटिक फेज में है, वहां पे एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। आए दिन ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके प्रिस्क्रिप्शन को देख करके लगता है कि प्रिस्क्रिप्शन का कॉस्ट 2000-3000 होगा, जिसमें कि मल्टीविटामिन एंड एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसका कि कोई प्रूवन रोल नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। रोल किस चीज का है? बुखार हो तो पैरासीटामोल लें, सर्दी खांसी है सिट्रीजिन मोन्टेलोकास लें या कफ सिरप लें, लूज स्टूल हो ORS लें। यही 3-4 चीजें हैं जिसका कि प्रूवन रोल है, बाकी का कोई रोल नहीं है। लेकिन लोग खर्च किस में करते हैं? मल्टीविटामिन में, एंटीबायोटिक में। ये भाई साहब ये बताइए, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, ज्यादातर डॉक्टर साहब जो हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, जब भी हम लोग बताते हैं किसी कोविड पेशेंट, तो वो विटामिन सी, मल्टीविटामिन, जिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। उसके अलावा और मैं आपको 1-2 दवाइयां बताता हूं जो लिखी जाती हैं। मेरे पास अभी सूची है, डॉक्सीसाइक्लिन, मैं भाई देख लेता हूँ। देखिए इसमें हाँ डॉक्सीसाइक्लिन भी आती है, एवरमेक्टिन भी आती है, अजिथ्रोमाइसिन वगैरह भी आती है, इस तरह की दवाइयां भी लिखी जाती हैं। क्या कहना है आपका डॉक्टर साहब? इनका कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है हमारे पास। और एक और चीज यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो ऑल्दो जहां कहीं भी स्टडीज हो रहे हैं, इंडोर पेशेंट के डेटा तो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो ओपीडी पेशेंट होते हैं उनका कोई डेटा कलेक्शन नहीं होता है कि उन्होंने कौन सी दवाई खाई और किससे ठीक हुए। तो अगर हमें ये कहना है कि एरिथ्रोमाइसिन काम कर रही है कि नहीं कर रही है, विटामिन सी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली एक डेटा कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए कि ओपीडी पेशेंट भी हैं, ये दवाई से ठीक हो रहे हैं, जिन्होंने नहीं खाई वो कितने दिन में ठीक हुए। तो अगर ये डेटा हमारे पास हो तो हम बेहतर स्थिति में होंगे कहने के लिए कि हाँ हमारे पास सबूत है कि ये दवाइयां काम कर रही हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इन एंटीबायोटिक्स का कोई रोल है या नहीं है। दूसरी बात, हम कॉस्ट घटाने की बात कर रहे थे जी। जब पेशेंट अगले स्टेज में जाते हैं तो अगला स्टेज होता है जहां ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पहले वाले स्टेज में है बीमारी, इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बढ़ रहा है, साइटोकाइन स्टॉर्म हो रहा है, टाइमली इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेरॉइड एंड एंटीकोगुलेशन, मतलब हमारी इम्यूनिटी खेल रही थी, उसी समय हमने सही समय पर स्टेरॉइड को ऐड कर दिया सही तरीके से, आइदर इनहेलेशनल के द्वारा या टैबलेट के फॉर्म में भी या इंजेक्शन के फॉर्म में, और दूसरा खून को गाढ़ा करने से रोक दिया। ये 2 चीजें आपके प्रोग्रेशन को डेफिनेटली रोक दे रही है। तो किस समय ये देना है, ये जज करना है कि जैसे ही आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगी उसी समय ये शुरू कर देना है। तीसरी बात, प्रोन पोजीशन में लेटना, पेट के बल लेटना। आप देखोगे बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस ऐसे आते हैं कि पेट के बल लेटते ही ऑक्सीजन का लेवल 5-6 से बढ़ जाता है। ये ना सिर्फ आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहा है, बल्कि जो अभी तक अनअफेक्टेड पार्ट ऑफ लंग था उसको काम में लाता है और अफेक्टेड पार्ट को रेस्ट देता है। तो काइंड ऑफ जल्दी रिकवरी होगी। हो सकता है कि आपको हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो। और घर में ऑक्सीजन की अगर हम व्यवस्था कर पाए, क्योंकि अगर मान लीजिए इसके बाद की स्थिति ये पड़ती है जिसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, हॉस्पिटल में जाके भी हम आपको क्या देंगे? ये पैरासीटामोल, सिट्रीजिन के ऊपर हम स्टेरॉइड ऐड करेंगे, एनॉक्सापेरिन ऐड करेंगे और पेट के बल लिटाएंगे और ऑक्सीजन देंगे। ये चीजें अगर आपको घर में मिलती हैं तो दिन भर के ऑक्सीजन का खर्चा 200 रुपए आता है और बाकी दवाइयों का खर्चा करके डेली का खर्चा 500 रुपए के आसपास मैक्सिमम आएगा। लेकिन आप हॉस्पिटल जाते हैं तो 15 to 30,000 डेली का खर्चा आता है। तो अगर हम इस चीज को घर में करा सकें, क्योंकि पैंडेमिक है और ऐसे तो घर में बिना सलाह के दवाई देना ये
सारी चीजें हैं, बट अभी पैंडेमिक में हमें सुपरवाइज्ड मैनर में इस तरीके से करें तो गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम 500 या हो सकता है 500 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, उससे भी कम में अपना खर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है, आप उस फेज को पार कर गए, लेकिन अब आप रिकवरी के फेज में है, लेकिन फिर भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। इस स्टेज में क्या करना है? डेफिनेटली हमें हॉस्पिटल स्टे को कम करना है, और उसका सिंपल सा तरीका है लंग की एक्सरसाइज को बढ़ाना। सबसे सस्ता उपाय है, आप एक बलून लीजिए और दिन भर बलून को फुलाते रहिए। लंग के बाकी हिस्से जिनमें फाइब्रोसिस होने की कगार हो रही थी, संभावना हो रही थी, वो खुलने लगेंगे। 2 से 3 दिन में लोगों की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट घट जाती है और घर चले जाते हैं। या फिर हम होम बेस्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था करें तो वहां भी जल्दी मेरा हॉस्पिटल का बेड खाली होगा, उनकी हॉस्पिटल कॉस्ट भी घटेगी, और जो जरूरतमंद है उनके लिए हॉस्पिटल में बेड भी उपलब्ध होंगे। तो इन चीजों को प्रमोट करें तो ओवरऑल हम कॉस्ट को काफी कम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि किसी को बीमारी हो ही ना, ये इससे सस्ता और क्या हो सकता है, जब घर में रहने का कोई चार्ज नहीं लगता है। आप घर में बंद रहें, बीमारी को रोक लें, सबसे अच्छी बात ये। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सरल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। और डॉक्टर जी, डॉक्टर अनुराग, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो लोग अपनी रूटीन दवाइयां खाते हैं उनको निगलेक्ट ना करें। मान लीजिए कोई डायबिटिक है, अगर वो अपनी दवाई निगलेक्ट कर रहा है, अपनी शुगर बढ़ा रहा है, तो वो अपने कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रहा है। अपने नॉर्मल जो दवाइयां उसको रूटीनली चलनी है, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, वो जरूर लेनी है। किसी व्यक्ति, कोई मान लीजिए व्यक्ति है जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, वो डायलिसिस पे निर्भर है, उसे डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स में डायलिसिस अभी भी चल रही है, सब रूटीनली चल रहा है। उसको वहां पे अपना प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, अपने डबल मास्क पहने, हैंड हाइजीन रखें, बट अपने नॉर्मल जो रूटीन डिजीजेज हैं उनको निगलेक्ट ना करें, तभी आप कॉम्प्लिकेशंस को भी रोक पाएंगे। जी डॉक्टर दिनकर, मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक सवाल है। आपने अभी एक्सप्लेन किया, बाकी डॉक्टर साहब ने भी पिछली राउंड टेबल में भी, कि एयरबॉर्न हो गया है, सिर्फ ड्रॉपलेट्स के भरोसे नहीं है। ये एक सिंपल चीज है, कई बार बताई गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक बार नए सिरे से बताएं। जिन लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है किसी भी काम की वजह से, या जो लोग घर में भी हैं, वो कैसे, क्या सावधानियां बरतें, किस तरह के मास्क लगाएं, कितने मास्क लगाएं, क्या करें कि ये इन्फेक्शन उनको ना हो, खासतौर पे? हाँ, जो भी डिजीज है, फैलने का तो 2 ही तरीका है अपने पास में, एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, दूसरा एरोसोल के थ्रू। अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो लोगों को पता नहीं है कि हम इन्फेक्टेड है, अगर अपन चेक नहीं करा रखे, या दूसरे जिनके संपर्क में आए हैं वो इन्फेक्टेड है। बचने का सिंपल तरीका जो अभी सारे मोबाइल के रिंगटोन पे बज रहा है, 2 गज दूरी है जरूरी, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और कोशिश करें, अगर एक लोग मास्क लगा रखा है, मान लिया जाए कि हम कोविड इन्फेक्टेड है, मैंने मास्क लगा रखा है, सामने वाला मास्क नहीं लगा रखा है, अगर जरा सा भी एरोसोल निकलेगा तो वो उनके रिस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा और उनको इन्फेक्टेड कर देगा। अगर वो भी लगा रखा है, दोनों लोग लगा रखे हैं, तो संभावना काफी कम हो जाती है। तो कोशिश ये करें, मतलब जो भी बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो जितना भी लोग बाहर निकल रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क लगा करके रखें। कौन से मास्क, कितने मास्क? कोई कह रहा है डबल मास्क लगा, कोई कह रहा है नहीं। देखिए, अब जो सर्जिकल मास्क जो नॉर्मल यूज में अभी आ रहा है, बेसिकली जो ब्लू कलर का आप मास्क देखते हैं, सर्जिकल मास्क जो नॉर्मल यूज में आ रहा है, या 3 लेयर्ड मास्क होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर उसको आप लगाते हैं तो 2 मास्क लगाइए, और कोशिश कीजिए उसके ऊपर से भी कपड़ा आप बांध दीजिए। वो सिर्फ सर्जिकल मास्क ये है कि जो भी, अगर हम लोग सर्जरी कर रहे होते हैं, जो ब्लड वगैरह निकलता है वो नहीं चला जाए अंदर में, उसको रोकने के लिए बेसिकली उस मास्क को बनाया गया था। उसका इस तरह से कोई रोल नहीं है कि आपका एयर से आने वाले किसी पार्टिकल को वो छान सकता है या वायरल को छान सकता है। सिंगल सर्जिकल मास्क के भरोसे न रहें, कोई नहीं, सिंगल सर्जिकल मास्क से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। हाँ, मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली हिसाब किताब हो गई, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा। N95 लें, कौन सा लें फिर? हाँ बिल्कुल, N95 काफी महंगा मास्क है, सब लोगों के पहुंच से दूर है। आप कपड़े का 2-3 लेयर बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि N95 आप सब लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं। एक सवाल और है जो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये 2 सवाल एक्चुअली कई लोगों ने पूछे हैं, और डॉक्टर निपिन मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। वैक्सीन का असर, ये मैं हर राउंड टेबल में पूछ रहा हूं जवाब मिलने के बावजूद, क्योंकि वैक्सीन को लेकर कई लोगों को शुबहे हैं, और हमारा ये कहना है आप डॉक्टर लोगों से बात करने के बाद कि वैक्सीनेशन जरूर करवाइए, वैक्सीन जरूर लगवाइए। क्या असर पड़ता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर? वैक्सीन लगवा रखी है, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, कितने दिन बाद, कितने दिन पहले? तो जो वैक्सीन है उससे ये होता है कि
बेसिक शरीर के अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन में वायरस के ऊपर जो एक प्रोटीन है उसको आर्टिफिशियली इन्होंने बना दिया है। तो बॉडी के अंदर वो एक प्रोटीन डाल देते हैं। तो सॉरी, इन दिस केस वो आरएनए डाल रहे हैं नए वैक्सीन में। तो आरएनए डाल रहे हैं तो उससे वो प्रोटीन बॉडी बना रही है, बट उससे ये हो रहा है कि बॉडी बेसिकली हम बेवकूफ बना रहे हैं कि आपके अंदर वायरस आ गया है, बट जो वायरस है वो बीमारी नहीं करेगा, उसका खाली एक अंश आया है जो कि बीमारी नहीं कर सकता, पर बॉडी के अंदर हमारी जो खुद की जो क्षमता है वायरस से लड़ने की वो शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से जो बॉडी है उसके अंदर वो लड़ने वाले सेल्स जो बेसिकली अपने सोल्जर बना लेती है वायरस से लड़ने के लिए। तो ये पूरा वायरस का वैक्सीन का सिद्धांत है। तो इसमें जो वायरस जो आए हैं जो वैक्सीन आए हैं वो आरएनए वैक्सीन यहाँ पे ज्यादातर, एक तो शुरू में मेरे को फाइजर वाला लगा था, और उसके बाद फिर अभी एस्ट्राजेनेका वाले भी शुरू हो गए हैं। तो जो इंटरवल है वो शुरू में 28 डेज इन्होंने रिकमेंड किया था फाइजर का, बट मेनली लॉजिस्टिकल रीजन से कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एम था कि फर्स्ट डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंच जाए, तो मेरे को फर्स्ट डोज देने के बाद उनको बोलना पड़ा कि आपकी जो सेकंड डोज, पहले मेरे को डेट दी थी 28 डेज बाद की, फिर गवर्नमेंट ने सडनली पॉलिसी चेंज करके बोला आपको 2-3 महीने बाद लगाएंगे। इंडिया में भी ये हो रहा है जी। तो उसका एक बार तो यहाँ पे काफी हाहाकार हुआ कि ये गलत बात है, आप जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के एडवाइस के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट उन्होंने बोला चिंता मत करो, इसका फायदा ही है, और एक्चुअली उसका फायदा ही हुआ। तो मेरे को 2-3 महीने बाद लगा, और ऐसा कोई डेटा नहीं है कि उससे कुछ कमी हुई इम्यूनिटी में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 महीने बाद लगवाइए, तो 2 डोज लगवाइए। सेकेंड थिंग है वायरस, सो ये जो वैक्सीन है वो इफेक्टिव है कि नहीं। तो अगर मैं बहुत ही क्रूड शब्दों में बोलूं तो ये वैक्सीन है, ये कवच नहीं है। तो ये ना ही कवच है और ना ये, तो जैसे एड्स के प्रिवेंशन में एक तो कॉन्डोम होता है कि वो कवच बन जाता है, बट दूसरा है कि तो इससे जो वायरस है वो फिर भी आपके अंदर आएगा। तो वायरस से बचने के लिए 2 ही चीजें, जैसे दिनकर ने बोला कि या तो आप मास्क पहनिए और लोगों से दूर रहिए, तो वो कवच है। तो आपने वैक्सीन ले लिया उसके बाद भी आपको इन्फेक्शन होगा, तो अगर आप एक्सपोज हुए हो तो आप ऐसे लापरवाह होके ना घूमे। हाँ, तो इन्फेक्शन तब भी होगा, आप पिकअप करेंगे, आपके ओरल मिकोजा आपके अंदर जो मुंह के अंदर नाक के अंदर वो अभी भी पनपेगा। तो अगर आप RT-PCR कराओगे तो आपको दोबारा होगा। तो मैं काफी सुन रहा हूँ कि मैंने वैक्सीन लिया उसके बाद भी मेरे को हो गया, तो वो होगा, उसमें वैक्सीन वो नहीं रोकने वाला। वैक्सीन ये रोकेगा कि जब आपको हो गया वायरस और आपकी शरीर के अंदर जाके मल्टीप्लाई करने लगा और डैमेज करने लगा, तो इस बार अगर आपके अंदर वो जाके डैमेज करना शुरू करेगा तो आपके पास अपनी खुद की क्षमता है लड़ने की। तो इसकी वजह से जो हॉस्पिटल में एडमिशन हो रहा है या फिर जो सीवियरली इल हो रहे हैं, जिनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ रहा है, ये जो डेथ हो रही है, उसका रेट बहुत ज्यादा गिर गया है। तो एस्ट्राजेनेका का मैंने एक ट्रायल रिजल्ट देखा था कि उसमें उन्होंने यही बोला कि इसका एडवांटेज सिर्फ इतना है कि जो डेथ रेट ऑलमोस्ट 0 हो गई है। तो अगर जिनको वैक्सीन लगा और फिर से वो एक्सपोज हुए तो उनके अंदर डेथ रेट ऑलमोस्ट 0 थी, और सीवियर कॉम्प्लिकेशन की जो रेट है वो बहुत कम गिर जाती है। तो आपके अंदर एक किस्म से आपने अपनी दवाई खुद ही बना ली है। तो उस लिहाज से ये वैक्सीन जो है सबसे जरूरी है जी। डॉक्टर सुप्रियम, डॉक्टर दिनकर, आई विल कम टू डॉक्टर सुप्रियम, ये बताइए जो आपके पास इतने कॉल वगैरह आते हैं, आप पेशेंट्स देख रहे हैं, वैक्सीन को लेकर किस तरह की क्वेरी आती है? कोई आती है क्वेरी? बहुत क्वेरीज आती हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं कि मेरे नेबर में उसने वैक्सीन लगाया, शी डाइड, तो और फिर वो पॉजिटिव आ गए। तो ये सब जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछ रहे हैं। तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मतलब आपके माध्यम से भी, और मैं उनको फोन भी बताता हूँ कि आप RT-PCR पॉजिटिव कभी नहीं हो सकते वैक्सीन लगवाने के बाद, मतलब वैक्सीन लगाने के कारण, ठीक है, वैक्सीन लगाने के कारण इन्फेक्शन हो सकता है आपको, और इसलिए वैक्सीन डिजीज मॉडिफाइंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ये इन्फेक्टिविटी ऐसा नहीं है कि आप ये फैलने के दर को रोक रहा है, ठीक है, वो तो जब तक लार्ज पॉपुलेशन को नहीं लगेगा तब तक वो कम नहीं होना है। तो इसलिए ये बोलना कि मैंने वैक्सीन लगाया और मैं पॉजिटिव आ गया, तो ये मतलब ये बहुत बड़ी अभी भ्रांति है जो चल रही है। मतलब ऑल अक्रॉस द कंट्री, मतलब जिनकी भी फोन आता है उनका सेम क्वेरी होती है कि सर लगवाएं कि ना लगवाएं। उसके बाद है कि अभी ये देखा भी गया है कि मतलब एक आपका पिछला भी क्वेश्चन था कि यंग पॉपुलेशन में क्यों है डेथ हो रही है, क्योंकि ओल्ड पॉपुलेशन हमारे बहुत ज्यादा नंबर में वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो इसलिए जो में सीवियरिटी है ओल्ड पॉपुलेशन में
वो उतनी नहीं आ रही है, लेकिन यंग पॉपुलेशन में सीवियरिटी आ रही है और डेथ भी इस बार ज्यादा पिछली बार की कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मतलब वैक्सीन पे कोई डाउट नहीं है, मतलब वैक्सीन हमें लगवाना चाहिए और इट्स द वन ऑफ द टूल टू फाइट दिस डिजीज, वन ऑफ द मेजर टूल। जी डॉक्टर दिनकर आपको जोड़ना चाह रहे थे। हाँ सर, इसमें ऐड कर रहे थे कि अपने इंडिया में 2 तरह का वैक्सीन मिल रहा है अभी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों का मैन्युफैक्चरिंग का जो तरीका है अलग अलग है। एक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहा है और एक पूरा वायरस उसमें डाल रहा है। तो जो ये आपसे पहले जो राउंड टेबल हुई थी दिनकर, उसमें एक डॉक्टर साहब ने ये समझाया था कि बनने का फर्क क्या है, मतलब तीनों ही वैक्सीन जो मॉडर्ना की है उनका क्या है वो है। जी तो आसान भाषा में हम ऐसे समझाना चाहेंगे, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से जो बनाते हैं वैक्सीन, मान लिया जाए कि अपने पास कोई एक साधन है जो 1 से 2 होने की क्षमता रखता है शरीर के अंदर जाकर के, और उसका एक हाथ, ऐसे समझिए एक आदमी है, उसका 2 हाथ, एक हाथ से वो जलेबी छान सकता है, दूसरे हाथ से किसी को थप्पड़ मार सकता है। ठीक, एक हाथ से जलेबी छान सकता है, दूसरे हाथ से थप्पड़ मार सकता है। अपने को उस आदमी का क्लोन बनाना है। अगर वैसे 10 क्लोन बना के तैयार कर दिए तो 10 से तो जलेबी तो छानेगा ही, लेकिन 10 हाथ से वो थप्पड़ भी मारेगा। अब अपन क्लोन बनाने से पहले क्या किए, उसका थप्पड़ मारने वाला हाथ काट दिए। ओके, थप्पड़ मारने वाला हाथ काट दिए, उसमें आर्टिफिशियल कोई ऐसा हाथ लगा दिए जो उस हाथ से मिठाई बनाए। तब एक हाथ से जलेबी बनेगी, एक हाथ से मिठाई बनेगी। दिस इज द रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। वायरस का उस पार्ट को अपन काट के हटा देते हैं जो पार्ट शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाता है। तो उसमें ऐसा पार्ट ऐड कर देते हैं उसके रिजेंबल, उससे मिलता जुलता हुआ, जो कि नुकसान कम पहुंचाए, या फिर शरीर को यह बताए कि हम तो आए हैं, आदमी तो आ गया, लेकिन थप्पड़ मारने वाला हाथ नहीं है। तो जैसे ही रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन अपने बॉडी के अंदर जाती है तो शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अरे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, बाहर से कोई आ गया, तो उस पर अटैक करता है, उसके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडी बना के तैयार करता है, रख लिया। अब दूसरा सवाल ये आता है कि अपने को दूसरे डोज क्यों चाहिए? अभी 2 डोज मिल रहा है, दूसरा डोज क्यों चाहिए? अपन इसको बूस्टर डोज बोल सकते हैं। अब ऐसे समझिए इसको आसान भाषा में कि अगर हम घर पे अपने किसी फ्रेंड को लेकर के जाते हैं, मम्मी से मिलवाते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि ये है सोहन, मेरा फ्रेंड है। अब सोहन एक बार आके चला गया, दोबारा सोहन अगर नहीं आएगा, मम्मी उसको मार्केट में कहीं देखेगी तो मम्मी पहचान नहीं पाएगी। लेकिन अपने को मम्मी को पहचानना है, पहचानवाना है कि ये मेरा दोस्त सोहन ही है, तो अपन दूसरे बार भी सोहन को लेकर के आएंगे। मम्मी वो पिछले बार नहीं आया था, वही वाला सोहन ये है। तो 2 बार अगर मम्मी की मुलाकात सोहन से हो जाएगी तो एटलीस्ट मम्मी अब उनको बाहर भी देखेंगी तो पहचान लेंगी। इसीलिए वैक्सीन का एक बार दिए, थोड़ा सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, दोबारा जब बूस्टर डोज दिए तो शरीर को लगा अरे मेमोरी रहती है अपने बॉडी में, वो मेमोरी वापस से रिएक्टिवेट होगा, अरे ये तो वही है पुराना वाला जो पहले आया। तो काफी अच्छा क्वांटिटी में एंटीबॉडी बना के अपने शरीर पे रखेगा, जिसके वजह से अगर कभी और उस वायरस की मुलाकात बॉडी की हो गई तो वो उसके अंदर जाते ही उसको किल कर देगा, उसका कोई भी सिम्टम बाहर निकलने नहीं देगा। ये है रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाला। और जो होल वायरस का मतलब कि जो कोवैक्सीन है, उसमें क्या करता है कि वायरस को काफी, अब इसको उसी एग्जांपल को वापस से आप समझिए, एक हाथ से जलेबी छान रहा है, एक हाथ से थप्पड़ मार रहा है, उस आदमी को अपन 15 दिन खाना खाने ही नहीं दिए, अब वो ना तो जलेबी छान पाएगा ना तो थप्पड़ मार पाएगा, मतलब काफी ज्यादा कमजोर कर दिए। तो जो कोविड-19 वायरस है उसको इतना कमजोर कर दिए कि वो शरीर में जाने के बाद किसी भी तरह का बीमारी फैलाने लायक नहीं रहा। कहने के लिए तो वो वायरस है, तो बॉडी को लगेगा कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, लेकिन वो अपना सिम्टम नहीं दिखा पाएगा। इसमें होल वायरस को जो है वो या तो किल्ड स्टेज में या तो काफी ज्यादा कमजोर करके शरीर में डाला जाता है। यही है बेसिक। अच्छा जी डॉक्टर बिन, जस्ट वो जो सुप्रीम जो बोल रहे थे उस पर थोड़ा इलेबोरेट कर रहा हूँ कि एक ये कि आपने वैक्सीन ले लिया उसके बाद भी आप पॉजिटिव आए, तो पॉजिटिव बेसिकली आपको दोबारा इन्फेक्शन हुआ बट वो आपको ज्यादा डैमेज नहीं करेगा। तो आपको सेकंड वायरस लगा है, वो वैक्सीन की वजह से पॉजिटिव नहीं आए हो। जैसे मैंने बोला कि वायरस तो तब भी आ सकता है अंदर, तो दैट इज वन पॉइंट। सेकेंड इज कि ये काफी भ्रांति है कि वैक्सीन लेके आपको कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी या डेथ हो सकती है, तो थोड़ा बहुत मसल वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कई लोगों को लगता है कि उनकी मर्दानगी खतरे में आ जाएगी, नपुंसक हो जाएंगे, बहुत सारे चल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि बांझ हो जाएंगी औरतें, बहुत थ्योरीज चल रही, कॉन्स्पिरेसी, झूठ। ये सब सारे फेसबुक यूनिवर्सिटी से निकले हुए मैसेज है, बिल्कुल कुछ नहीं है।
तो उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक वो बहुत जरूरी है क्लैरिफाई करना। तो एक तो वैक्सीन जो है वो सेफ है, और ये जो आप बोल रहे हो कि ये जो भ्रांतियां फैली हुई है ये सही नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बीबीसी में ऑलमोस्ट रोज आ रहा था कि जहाँ पे भी साउथ ईस्ट एशियन बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्युनिटीज है, वहाँ पे वैक्सीन अपटेक बहुत कम हो गया। तो उसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन उन्होंने निकाला। हमारे लिए क्लियर है, बट दे हैड टू इन्वेस्टिगेट कि उसका मेन रीजन इज समथिंग कॉल्ड व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में इंडिया से बहुत सारी एडवाइस फैल रही है, इवन फ्रॉम डॉक्टर्स, कि ये वैक्सीन से ये हो जाता है वो हो जाता है। तो इंडियन एरियाज में जो अपटेक है वो बहुत कम था, तो दे गॉट इन इंडियन डॉक्टर्स और इंडियन कम्युनिटी लीडर्स कि भाई इनको लोग बोलो लोग, तो वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होता। और जो डेथ का है कि वैक्सीन के बाद डेथ हो जाता है, वो यहाँ पे अभी भी एक टची टॉपिक है। वो इसलिए कि यूरोप में एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसको काफी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है। कल मैंने सुना कि डेनमार्क ने मना कर दिया कि वो एस्ट्राजेनेका यूज नहीं करेंगे, तो कल या परसों कभी पिछले वीक आया था न्यूज में। तो यहाँ पे भी थोड़ी सेंसिटिविटी है, तो इसीलिए अगर वैक्सीन लेने के बाद विद इन 1 or 2 डेज में किसी की डेथ हो जाती है, तो कोरोनर इज आस्किंग मी टू डू ऑटोप्सीज। तो मैंने 4-5 केसेस पे ऑलरेडी कर दी है ऑटोप्सीज, जिनमें वैक्सीन लेने के विद इन 1-2 दिन बाद डेथ हुई थी। तो उनमें कोई भी वैक्सीन रिलेटेड कुछ नहीं था, उनमें बेसिकली 1-2 में कोरोनरी थ्रोम्बोसिस विद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन था, बट उस दिन मैंने अगर 5 किए थे उनमें से 3 में वो था, क्योंकि इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम। द कॉमन कॉज ऑफ डेथ। भाई साहब, आपने 2-3 बहुत भारी भरकम शब्द बोल दिए, थोड़ा मेरे जैसी नॉन मेडिकल जनता को थोड़ा समझाएं। नहीं, तो जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अच्छा, तो वो 1-2 में हार्ट अटैक हुआ था, 1-2 में कोई और चीजें हुई थी, पर वो जो है वो मैं विदाउट वैक्सीन, जो वैसे पब्लिक में कॉमन जो मरने का कॉमन कॉज वही होता है कि सडनली आप घर पे हो, आपकी सडन डेथ हो गई, तो हार्ट अटैक सबसे कॉमन होता है। तो उनमें 2-3 जो केस है उनमें 1-2 में मैंने हार्ट अटैक देखा, एक में कुछ और देखा, तो उनका वैक्सीन से कुछ लेना देना था नहीं। पर अब इतने लोगों को वैक्सीन लग रहा है, यहाँ की आधी जनसंख्या को वैक्सीन लग गया है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 मिलियन लोगों को, नॉट सॉरी 40 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग गया है। तो उसमें ये थोड़ी है कि उसकी वजह से अमर हो जाओगे आप, और जो डेथ होनी है वो वो तो होनी ही है। तो आप वैक्सीन ले, कोई वो नहीं है कि आप अमर हो गए हो, तो हो सकता है वैक्सीन लगा उसके 2 दिन बाद आपको हार्ट अटैक होना था, हो गया। तो इस वजह से ये मत सोचिए कि वैक्सीन लेके आपकी डेथ हो जाएगी, तो वो मत। डॉक्टर गोविंद माधव, 2 चीजें एक और मैं जोड़ना चाहूंगा। एक, पल्स ऑक्सीमीटर को लेकर के सबसे ज्यादा लोगों में एंजाइटी है। जितने लोगों ने पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लिया है, पल्स ऑक्सीमीटर में वैल्यू 94 से 93 हुआ नहीं कि डॉक्टर को कॉल की अब क्या करना है। तो पल्स ऑक्सीमीटर का सही यूज सबसे पहले समझ लें कि पल्स ऑक्सीमीटर में रीडिंग खराब आने के 3-4 कारण हो सकते हैं। आपकी उंगली में नेल पेंट लगा हो, उंगली में पसीना हो, आप हाथ ऊपर उठा करके बहुत देर तक रखे हुए हैं, हाथ में खून का सप्लाई कम हो रहा हो, या आपने टाइट रिस्ट बैंडेज या कुछ ऐसा बांध के रखा हो, हाथ ठंडा हो गया हो, इन सब कंडीशन में फॉल्स रीडिंग लो आ सकती है। या उसको ऑप्टिमाइज होने में ही 30 सेकंड का टाइम लगता है। आपने पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, थोड़ी देर में हो सकता है 50-60 वैल्यू आए, 30 सेकंड के बाद वो नॉर्मल वैल्यू है वो आ सकती है। तो जब कभी भी कम वैल्यू आ रही हो तो आप दूसरे फिंगर में लगा करके देखें, या थोड़ी देर आराम करके देख लें, उसके बाद ही पैनिक हो। ये नहीं कि एक रीडिंग 94 से 93 हुई नहीं कि आप डर करके अपना हालत खराब कर लें। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स को जो फोन आ रहे हैं उनके जान पहचाने सगे संबंधियों की, इसीलिए कि पल्स ऑक्सीमीटर में वैल्यू कम आ रहा है। पूछो और कोई तकलीफ, तो तकलीफ कुछ भी नहीं है, बस पल्स ऑक्सीमीटर में वैल्यू कम आ रहा है, लोग हॉस्पिटल की तरफ दौड़ रहे हैं। तो इस चीज से बचें। सबसे जरूरी चीज आपके लक्षण है, ना कि मशीन में क्या चीज आ रही। नंबर 1। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है सर, ये ऑक्सीमीटर की रीडिंग को लेके और ऑक्सीजन को लेके बहुत, जो आप लोग और पिछली राउंड टेबल में भी बात हुई, एंजाइटी और वो इतना ज्यादा हो गया ना, डर, पैनिक। जी प्लीज कंटिन्यू। जी, दूसरी बात ये होती है कोविड RT-PCR जांच को लेकर के, कि आज हमने जांच कराया, पॉजिटिव है, उसके बाद भी पॉजिटिव आ रहा है, घर ले जाएं या न ले जाएं, उसके बाद भी पॉजिटिव आ रहा है, घर ले जाएं या न ले जाएं। कोविड RT-PCR जांच में RNA का टुकड़ा आपके गले में मौजूद है, ये बताता है वो जिंदा वायरस से आया या मरे वायरस से आया, उसमें वो कोई फर्क नहीं करता है। वो अभी इन्फेक्शन है या पुराना इन्फेक्शन है, इसमें कोई फर्क नहीं करता है। तो आपको जब कभी भी पॉजिटिव आया, अप टू 90 डेज तक आपको पॉजिटिव आ सकता है RT-PCR। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब आप दूसरों को इन्फेक्शन देते रहेंगे जब तक आप नेगेटिव नहीं हो जाते हैं। सिंपल सा रूल है, अगर 10 दिन बीत गए हैं फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द
सिम्टम, पहले दिन जिस दिन सिम्टम आया उस दिन से 10 दिन बीत गए हैं, तो अब आपकी जांच पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए उससे कोई मतलब नहीं है, आप डरे नहीं, आपको कोविड वायरस का इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आपके अंदर बाकी सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे 10 दिन बीत गए आपके अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, ये आपकी इम्यूनिटी की वजह से है, ना कि वायरस की वजह से, तो आप अभी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं देंगे, तो दोबारा जांच कराने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर हम लोग रिपीट टेस्टिंग ना कराएं देखने के लिए कि नेगेटिव हुए या नहीं हुए, तो जो टेस्ट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है कि टेस्ट में 3-3 दिन की 4-4 दिन की वेटिंग चल रही है, ये बर्डन ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएगा, क्योंकि आधे लोग दोबारा जांच कराने वाले हैं। तो ये चीज मुझे लगा कि जरूरी है बताना। जी, तो और इसको ब्रेक डाउन करवा देते हैं। मान लीजिए किसी को शुरुआती सिम्टम जिस दिन आए उसको अगर हम पहला दिन गिने, तो उसके बाद से कितने दिन के गैप के बाद ये सेफ है कि अब वो वायरस से किसी दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकता? 14 दिन, 10 से 14 दिन का अमूमन रखा गया कि 10 से 14 दिन के बाद उसकी इन्फेक्टिविटी नहीं है और उसे 3 दिन और सेव करके 17 डेज का आइसोलेशन 17 दिन के बाद अगर फिर आपको आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है जी। अच्छा, समय की कमी है, मैं आखिरी एक पार्टिंग रिमार्क चाहता हूं आप सबसे, जो भी आप लोग कहना चाहें हमारे दर्शकों को जो भारत में इस वक्त इस पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, आपकी अपनी तरफ से क्या सलाह है? आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर अनुराग। इस समय तो मेरा मैसेज है कि बगैर अपना इलाज खुद करने की कोशिश ना करें जी, ऑक्सीजन वेस्ट ना करें। ऑक्सीजन वेस्टेज भी एक बहुत बड़ा इशू है। जबरदस्ती जिन लोगों को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है वो ऑक्सीजन का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन को स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, प्रिवेंटिव हॉस्पिटलाइजेशन चाह रहे हैं। इन सब चीजों से बचें। ये चीजें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरवेलम कर देंगी, उनको बहुत ज्यादा पेशेंट्स आएंगे जिसको हमारा सिस्टम कोप अप नहीं कर पाएगा। तो जिन लोगों को जरूरत है एक्चुअली ऑक्सीजन की या हॉस्पिटल बेड की, वो लोग उस चीज से वंचित रह जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे और मोर्टेलिटी बढ़ेगी। थैंक यू। डॉक्टर सुप्रियम। 3 चीज कहना चाह रहा हूँ। अगर किसी को भी सिम्टम आ रहा है, सबसे पहला खुद को आइसोलेट कीजिए, दूसरा टेस्ट कराइए, तीसरा कंसल्ट कीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले 3 चीजें ये कर लीजिए, उसके बाद जो भी सिम्टम्स होंगे, जैसे भी आपके टेस्ट वैल्यूज होंगे, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देगा। अभी अपने खुद से ट्रीटमेंट बिल्कुल ना करें। आइसोलेट, कंसल्ट, टेस्ट। आइसोलेट, टेस्ट, कंसल्ट। डॉक्टर निपिन। हाँ, मैं खाली ये बोलना चाहूंगा कि जिनको अभी प्रॉब्लम नहीं है, कोरोना वायरस है, मतलब बीमार नहीं है, वो घर में रहो, बाहर मत जाओ, ज्यादा मिलने की जरूरत नहीं है, आइसोलेट करो। बाहर जाना है तो मास्क पहनो और हाथ धोते रहो। और अगर जिनको कोरोना वायरस का वजह से बीमारी हो रही है, वो जो भी डॉक्टर गोविंद ने बोला है वो सब प्लीज दोबारा सुन लो। तो अच्छा, एक चीज मुझे और ध्यान आ गया आपके जवाब से, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है हमें तो हो चुका है तो अभी मैं रिलेटिवली सेफ हूँ। इज दैट ट्रू डॉक्टर गोविंद? नहीं, ये बिल्कुल लोगों को अभी हमारे पास केसेस आ रहे हैं जो पिछली बार उन्हें इन्फेक्शन हुआ था और री इन्फेक्शन हो रहा है उनको। मे बी कुछ लोगों में माइल्डर वेरिएंट, मतलब सिवियरिटी कम है, कुछ लोगों में ज्यादा है, मे बी कि इस बार दूसरे स्ट्रेन ने अफेक्ट किया हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले इन्फेक्शन हुआ था तो दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। लाइटली नहीं लेना है किसी को भी, किसी भी कोविड वॉरियर को इसको लाइटली नहीं लेना है। 2 चीजें यहाँ पे हम और जोड़ना चाहेंगे। पहली बात तो ये कि ना तो अफवाहों वाली जानकारी कहीं से लें, ना ऐसी जानकारी को फैलाएं। मतलब आप जो ज्ञान लेना चाहते हैं किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही लें, और बिना वेरीफाई किए हुए ऐसी जानकारियां कि कपूर ले लो तो लहसुन ले लो या कुछ इस। थैंक यू फॉर एडिंग। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे भाई साहब भी एक हैं, आज सुबह वो बोले हमारा सब नेगेटिव आया और अपनी पोटली दिखा रहे थे, बोले देखो हम तो ये सूंघ रहे हैं। हमने कहा फिर तो पूरे देश में हम कपूरी बंटवा दें। तो प्लीज इसको और एलेबोरेट करके कहिए। तो इस तरह की जो अफवाहें हैं जिनके लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, कोई प्रूवन एविडेंस नहीं है, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी जानकारियों को आप दूसरों को ना फैलाएं। उसने आपका क्या बिगाड़ा है? हो सकता है उसकी आपके बात के चपेट में आकर उसकी जान चली जाए, तो आप अपने आप को, अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नीम हकीम खतरा है जान। डॉक्टर दिनकर। ये कहना चाहेंगे हम कि डॉक्टर के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा आपको जो भी सलाह दी जा रही है, जो भी आपको आपके इस चैनल को देख रहे हैं, उसको वो फॉलो करें। सारा चीज तो बता ही दिया गया, मैक्सिमम लोगों को पता है क्या करनी चाहिए। और लल्लन टॉप से एक रिक्वेस्ट है हमारी
कि जो भी मेरा मेल आईडी है वो आपके पास अवेलेबल है। हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आप जब ये वीडियो लोड करें, अपलोड करें, उस पर मेरा ईमेल आईडी डाल दीजिए। अगर इंडिया के किसी भी या इंडिया से बाहर किसी भी लोगों को हमारी सलाह की जरूरत होगी, वो मुझे मेल करें, अपना नंबर मेल आईडी पर मेरे को सेंड करें। हम भी एक डॉक्टर है, ड्यूटी डॉक्टर है, अपना टाइम निकाल के हम उसको जरूर कॉल करेंगे और जितनी मदद हमसे बन पाएगी हम करेंगे उनके लिए। वेरी काइंड ऑफ यू सर। दिव्यांशी, प्लीज नोटिस दिस कि डिस्क्रिप्शन में हम डॉक्टर दिनकर मिश्र का ईमेल आईडी जरूर ऐड करें और आप कृपा पूर्वक आगे आए। अच्छा, एक चीज और है, हालांकि मैंने आखिरी सवाल बोला था, भारत में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए रिसर्च के लेवल पर, पब्लिक हेल्थ के लेवल पर, हॉस्पिटल के लेवल पर, स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करने के लेवल पर, जैसे डॉक्टर निपिन ने कहा कि हम मतलब इंडिया में डेथ हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, कौन किस वजह से मरा, क्या हुआ, क्या फाइंडिंग्स, कहीं कुछ नहीं है। तो आप लोगों की क्या सलाह है, भारत अगले 5, 10, 15, 20 साल, 25 साल में कैसे एक हेल्थ के मामले में एक रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट और सबके लिए इजीली एक्सेसिबल सिस्टम बिल्ड कर सकता है इस महामारी से सीख के? सरकारें कैसी अपनी कुंभकर्णी नींद से जाग सकती हैं? बड़ी बड़ी बातें, इश्तिहारों वाली, रैलियों वाली, इन सब से बेहतर अगर जेन्युइनली दे वांट टू इन्वेस्ट इन दिस, व्हाट शुड बी द रोड मैप अहेड? बात करने से नहीं होती है। कहने का ये मतलब है कि सरकारें जो भी काम कर रही है उसको जमीन पर दिखाए। मेडिकल कॉलेज की संख्या जरूरी है, संख्या बढ़ाना काफी जरूरी है। 10,000 लोगों पर इंडिया में एक डॉक्टर है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी इंडिया की। तो आपको मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना पड़ेगा। नंबर ऑफ डॉक्टर बढ़ेगा तो हेल्थ फैसिलिटी ऑलरेडी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज बढ़ेगा तो हॉस्पिटल भी तो बढ़ेगा ना। और इसमें मैं एक चीज ये भी ऐड करना चाहता हूं कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग ना बनाए, इस तरीके का तंत्र बनाए कि अच्छी फैकल्टी वहां आने के लिए प्रेरित हो। एक आपसे पहले एक नेता नगरी में कहीं पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट से डिस्कशन हो रहा था, बोले ये तो कह दिया था कि डॉक्टर गांव नहीं जाते हैं। क्या आपने गांव में उनको एक अच्छा क्लिनिक बना के दिया? क्या वहां पे उनको नर्सिंग स्टाफ दिया? क्या उस गांव में एक्सेसिबल रोड है? क्या इंटरनेट है? भाई आप क्यों ऐसे जबरदस्ती सजा की तरफ पुश कर रहे हो? आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो। और कई हॉस्पिटल्स में ये भी इस तरह का आया अभी इस कोविड के दौर में कि साहब वेंटिलेटर तो भेज दिए कि कोई चलाने वाला नहीं। मतलब इतनी बुनियादी चीजें मिसिंग हैं, ट्रेन करने वाला ही नहीं है, चलाने वाला ही नहीं, मशीनें हैं पड़ी रहती हैं, दवाइयां हैं पड़ी रहती हैं, फिक जाती हैं, इस्तेमाल ही नहीं होते हैं। जी डॉक्टर गोविंद जी, रिसर्च के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया रिसर्च के मामले में काफी पीछे है। उसका एक बड़ा कारण है कि कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट को छोड़ के बाकी सारे जितने मेडिकल कॉलेज है वहां के सारे रिसर्च रेसिडेंट डॉक्टरों के भरोसे चलते हैं। अब रेसिडेंट डॉक्टर पेशेंट देखेंगे कि पेशेंट के रिकॉर्ड जमा करेंगे, उनको फॉलोअप करेंगे, उनको घर वालों को फोन करके डेटा लेंगे, या पेशेंट देखेंगे। 18-19 घंटे की ड्यूटी के बाद बड़ा संभव नहीं हो पाता कि वो डेटा कलेक्ट करें। अब उन्हें उनके ऊपर बर्डन है उनके गाइड का कि उनको डेटा जमा करना, तो क्या करेंगे, अपने जूनियर जो इंटर्न है उनको बोल देंगे तुम रिकॉर्ड जमा करो। अब इस तरीके से जो ट्रांसफर होता है, कितनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आ पाती है आप अंदाजा लगा सकते हैं, और कितने रिसर्च पूरे हो पाते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो जैसे बाकी की जगहों पे होता है कि रिसर्च के लिए जो बंदा अपॉइंट किया गया वो सिर्फ रिसर्च कर रहा है, बाकी काम नहीं कर रहा है। और मतलब आप रेसिडेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट भी देखे, डेटा कलेक्ट भी करे, कंपाइल भी करे, फिर उसे लिखे भी, फिर जर्नल में सबमिट भी करे, और सारी प्रक्रिया वो नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे रिसर्च की क्वालिटी काफी खराब है। तो इस चीज पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारे पास इतना ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स है, इतने वैरायटी जो पेशेंट है, इतने ज्यादा हमारे पास उनको ट्रीटमेंट देने करके डेटा हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं कि सही तरीके से एनालाइज किया जाए तो हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिसर्च पैदा कर सकते हैं। कोविड के सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे पास, और हम डेटा कहाँ से लेते हैं? इंग्लैंड से, कनाडा से, कि उनके पास क्या डेटा है, हम क्या करें। प्लाज्मा थेरेपी का डेटा हम कहाँ से खोजते हैं? उनके पास है। सबसे ज्यादा प्लाज्मा हमने दिया लोगों को, लेकिन डेटा हम उनसे खोजते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये बेसिक जो स्ट्रेटेजी है कि स्टैंडर्ड रिसर्च कैसे होना चाहिए, उसमें हम बहुत ज्यादा लैकिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन। डॉक्टर निपिन, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नाम लिखा हुआ है ना, उसके 50% में भी अगर रिसर्च होने लगे तो इंडिया कहां से कहां पहुंच जाएगा। सारे मेडिकल कॉलेज के नाम के साथ में रिसर्च इंस्टीट्यूट सिर्फ जोड़ दिया गया है। जी डॉक्टर निपिन, क्या है सलाह आपकी? आप इंग्लैंड में इतने बरस से हैं। सर इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पूरे इंडिया का रहने वाला हूँ। मैं वैसे तो हरियाणा का हूँ ओरिजिनली, पर मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे तो मैं पूरे इंडिया में पला बड़ा हूँ।
क्या बात। पूरे इंडिया में पला बड़ा हूँ मैं, किसी एक जगह नहीं रहा, तो बता रहा हूँ। पर मेरा इसमें काफी पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, क्योंकि मैं वहां पे आधी लाइफ रहा, आधी लाइफ यहाँ पे रहा। और मैं टिपिकल, वो आपने अगर नॉवल पढ़ा होगा 5.someone, वो भी मेरे क्लासमेट नहीं लिखा था। तो वो जो है मेरी लाइफ भी वैसी है। जब मैं इंडिया में था तो बेसिकली जो ये बता रहे हैं, जो जूनियर डॉक्टर काम नहीं करना था उस टाइप का था, मैं बाहर टंगा रहता था। यू आर आर्मी पब्लिक स्कूल धौला कुआं पास आउट? हाँ, बस वहीं का पढ़ा हुआ। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे आके सडनली आई एम अ वेरी गुड एम्प्लॉय, वेरी गुड डॉक्टर, वेरी एवरीथिंग। सो दी व्हाट चेंज्ड मी वाज जो सिस्टम है। तो उसके ऊपर अगर डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करना है, आई डोंट थिंक मैं ये लास्ट सवाल के 5 मिनट में कर पाऊंगा। उसके लिए वी विल नीड अ डिफरेंट भाई साहब, दिव्यांशी आपसे अलग से समय लेंगी हम, बिल्कुल। अब हमारा लल्लन टॉप जो है ये सिर्फ पैंडेमिक तक नहीं, पैंडेमिक के बाद भी एजुकेशन और हेल्थ पर ही हमारा फोकस रहेगा। सरकारों का आई डोंट थिंक मैं 2 मिनट में जस्टिस कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी बिग इशू, तो वी कैन कैसे सिस्टमेटिक चेंज ला सकते हैं, कैसे प्रोसीजर, तो उसके लिए वी विल नीड अनदर आवर। वी विल गेट बैक टू यू डॉक्टर निपिन जी। सुप्रिया, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? एक लाइन है कि हेल्थ इन दिस कंट्री शुड बी फ्री एंड अफोर्डेबल। मतलब जितना ज्यादा, मतलब आने वाले, आपने बोला 25 ईयर्स तक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो ये करना चाहिए कि हाउ कैन वी मेक इट फ्री एंड अफोर्डेबल एंड रीचेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन, कि हर इंसान तक कैसे पहुंच पाए और सस्ते दाम पे पहुंच पाए। कोई इलाज के अभाव में ना मरे, कि पैसा नहीं है इसलिए मर गया। डॉक्टर अनुराग, आज मतलब डेटा, मैं एक जस्ट पॉइंट बोलना चाहता हूँ। हमारा जो हेल्थ में जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर है, जस्ट 1.9 से 2.5% पे हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रिकमेंडेड वैल्यू 5% है, यानी कि वी आर स्टिल मतलब 2.5 एंड 5%, इट्स अ ह्यूज गैप। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट इस दिशा में नहीं सोचेगी, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल को बहुत अच्छा कर सके। डॉक्टर अनुराग? हाँ, तो जैसा कि बाकी भी डॉक्टर्स ने एम्फेसाइज किया, उसके ऊपर जोर दिया कि रिसर्च बहुत जरूरी है। जब तक रिसर्च हमारे देश में प्रोग्रेस नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग पीछे रह जाएंगे। डॉक्टर अनुराग, आपको क्या लगता है ये जो अभी पूरे देश में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, इन सब की मारामारी है, सप्लाई चेन वगैरह नहीं है, इसके लिए सरकारें कहाँ गलती हुई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से? विल यू कमेंट ऑन दैट? वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन दैट? ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी होगी, हम लोग सब पैनिक कर रहे हैं। एक लैक ऑफ प्लानिंग रही है, और दूसरा पब्लिक में पैनिक है। जो लोग लैक ऑफ प्लानिंग के लिए तो डॉक्टर अनुराग सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेदार है, लैक ऑफ पब्लिक थोड़ी ना प्लानिंग करेगी। अब देखिए, जिस लेवल पे प्रॉब्लम्स हुई है उस लेवल पे तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन हमारे सामने इस समय चुनौती है कि हमें क्या करना है जी। जो चीज हमारे सामने है, हमें उस चीजों में, इस डिफिकल्ट सिचुएशन को निकलना है। ठीक है, आप सब लोगों ने कृपा पूर्वक इतना समय दिया अपने व्यस्त शेड्यूल में से। इस समय आप लोग सबसे ज्यादा बिजी हैं, आप लोग जिंदगियां बचा रहे हैं, और डॉक्टर निपिन के केस में जो जिंदगी नहीं बची उसकी जांच कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जिंदगियां बचती रहें। ऑटोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर निपिन, वील गेट बैक टू यू। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुप्रियम, डॉक्टर दिनकर, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर गोविंद, डॉक्टर निपिन, थैंक यू सो मच। लल्लन टॉप अड्डा विद डॉक्टर्स के इस दूसरे एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए। पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये सिलसिला चलता रहेगा। लल्लन टॉप लगातार अपने दर्शक वर्ग और जो देश और दुनिया के भारतीय विशेषज्ञ हैं उन तक लगातार जाता रहेगा आपके हिस्से की क्वेरी लेके। इसलिए संवाद का 2 तरफा सिलसिला रखें। हमारे यहाँ मोनोलॉग नहीं चलता है, हम आपकी सुनते हैं और उसके हिसाब से अपनी पत्रकारिता की टेक तय करते हैं, और हम लगातार इन डॉक्टर्स के पास आपके हिस्से के सवाल लेकर जाते रहेंगे। दोनों राउंड टेबल से मैंने जो पर्सनली चीजें सीखी हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और आप बताइए आपने क्या सीखा। दर्शकों ने स्ट्रेस नहीं लेना है, सिम्टम्स पर नजर रखनी है, लापरवाही नहीं बरतनी है। कोई भी शुरुआती लक्षण दिखता है, हो सकता है सीजन चेंज की वजह से आपको बुखार या खांसी जुकाम हो, लेकिन अपने आप को आइसोलेट करना है, अपने आप को टेस्ट करवाना है, खुद से डॉक्टर नहीं बनना है। इन लोगों ने बड़े बड़े एग्जाम निकाले हैं, पढ़ाई की है, विशेषज्ञता हासिल की है। डॉक्टर्स की सलाह पर भरोसा रखना है, और व्हाट्सएप, फेसबुक के ज्ञान पर भरोसा नहीं रखना है, कोई पोटली, कोई कुछ। और अगर आपके पास ऑक्सीमीटर वगैरह नहीं है तो भी पैनिक में नहीं आना है। डॉक्टर गोविंद ने तमाम तरीके बताए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं, और लगातार अपनी इम्यूनिटी, अपनी हेल्थ को बिल्ड करने के लिए काम करना है। डॉक्टर अनुराग ने भी जिक्र किया कि
एकदम जबरदस्ती सिस्टम पर लोड मत बढ़ाइए अपने पैनिक के चक्कर में कि नहीं हॉस्पिटलाइज कर दीजिए, नहीं ऑक्सीजन लगा दीजिए, नहीं रेमडेसिविर लगा दीजिए। हमने पिछली राउंड टेबल में भी विस्तार से डिस्कशन किया कि लेट डॉक्टर्स टेक दिस कॉल कि आपको प्लाज्मा की जरूरत है, स्टेरॉइड्स की जरूरत है, रेमडेसिविर की, वो अलग अलग स्टेज पे वो इस चीज का कॉल लेंगे। एंड आई सिंसियरली अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स की दिस इज द टाइम, दिस इज मतलब इससे बड़ी वेकअप कॉल आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। आप सरकार हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके पास संसाधन है, आपके पास संसाधन जुटाने के तरीके और शक्ति है। अगर अब आपने डेटा में, टेस्ट में, डेटा में, रिसर्च में निवेश नहीं किया सिस्टमेटिक ढंग से, हमें कोई कॉस्मिक एडहॉकिज्म नहीं चाहिए कि अच्छा यहां नमी दिख रही है यहां थोड़ा सा कलई पोत दो। आपको व्हाइट पेपर प्रेजेंट करना है, आपको बताना है इस वक्त स्थिति क्या है, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, स्पेशलाइजेशन के लेवल पे हम कहां खड़े हैं। सिर्फ कुछ ऐसे इंश्योरेंस, कुछ स्कीम, कुछ वो देने से काम नहीं चलेगा। समस्या दूर करने के लिए सबसे पहले आपको स्वीकारना होगा कि समस्या क्या है, कितनी बड़ी है, किस लेवल पर है। एक डिटेल्ड व्हाइट पेपर हो, बताया जाए और फिर उसका रोड मैप, और उस रोड मैप के लिए डॉक्टर्स को, पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट्स को, स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए, दुनिया भर में फैले। अगर लल्लन टॉप जैसा एक नया प्लेटफॉर्म है, उसकी कॉल पे इतने एक्सपर्ट आ सकते हैं, तो जो भारत सरकार कॉल देगी तो दुनिया भर में जो भारत के एक्सपर्ट, देश के एक्सपर्ट हैं और जो देश के अंदर है, वो क्यों नहीं आएंगे देश की स्थितियों को बेहतर करने के लिए। उनको सुने, उसके हिसाब से एक डिबेट के बाद पॉलिसी बने, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, प्रॉपर फंड एलोकेशन हो। आदमी जिंदा रहेगा तभी जीडीपी बढ़ेगी, आदमी जिंदा रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा, और उसके बाद चरणबद्ध ढंग से काम हो, लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो, डेटा, रिसर्च, प्राइमरी सेकेंडरी हर लेवल पे जांच, और धीमे धीमे स्ट्रक्चर को मजबूत करना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को लेके कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई नामो निशान नहीं, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो। नेता नगरी में डॉक्टर चौधरी आए थे, उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि जिस देश के सांसद पानी साफ करने की मशीन बेचते हैं बाजार में, उस देश में ड्रिंकिंग वाटर का क्या हाल होगा। आप सब लोग इस बातचीत से जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत कृतज्ञ हूं। आप लोग खूब स्वस्थ रखिए और जितने ज्यादा लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं रखिए। थैंक यू सो मच।